नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की विज्ञान और तकनीक की दुनिया की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। क्या आप जानते हैं कि मॉर्फिन ड्रग को सबसे पहले 1817 में आम लोगों के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में बाजार में लाया गया था। इसके अलावा ओपियम और अल्कोहल की लत के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मॉर्फिन कितनी एडिक्टिव दवा है, तो क्या कोई इसका विकल्प हो सकता है? बताएंगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। नशे वाली दर्द निवारक दवाओं से मिलेगी राहत, अफ्रीका की परंपरागत दवाओं से मिला नया फॉर्मूला। फिल्मी पर्दे पर लगा विज्ञान का मेला, लखनऊ में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की गूंज। और मजबूत हुई भारत की मिसाइल ताकत, डीआरडीओ ने अग्नि 5 का किया सफल परीक्षण। और दृष्टिहीनों के लिए तकनीक का वरदान, स्मार्टफोन करेंगे आंखों का काम। इसके अलावा आज के खोज खबर सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कितनी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होती है अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी। दर्द के इलाज के लिए दुनिया भर में अब तक मॉर्फिन को दवा के तौर पर पसंद किया जाता रहा है। जहरीली और नशीली होने के बावजूद करीब 400 सालों से इसका दवा के रूप में इस्तेमाल होता आया है। हालांकि वैज्ञानिक एक अरसे से इसके कारगर विकल्प की खोज में जुटे हैं, लेकिन अब अफ्रीकी लोक चिकित्सा की एक गैर नशीली दवा ने इस दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। आइबोगेन नाम की ये दवा क्या भविष्य में कारगर दर्द निवारक दवा बन पाएगी? ये जानने की कोशिश करते हैं विज्ञान प्रसार की इस रिपोर्ट में। लड़ाई का मैदान हो या अस्पताल का बिस्तर, आज तक दर्द के खिलाफ मॉर्फिन सल्फेट यानी मॉर्फिन से बड़ा रामबाण किसी दवा को नहीं माना गया। जलन से लेकर कैंसर और बड़े ऑपरेशंस तक में मरीजों को दर्द से दूर रखने के लिए डॉक्टर मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे जरूरी दवाओं की लिस्ट में जगह दे चुका है। लेकिन अफीम की प्रजाति में शामिल मॉर्फिन की लत और इसके बाकी साइड इफेक्ट्स एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि रिसर्चर्स एक लंबे अरसे से मॉर्फिन का विकल्प तलाशने में जुटे थे। उत्तर कोलकाता के डॉक्टर सुरजीत सिन्हा और उनकी टीम ने खोजा है, और वो भी अफ्रीका की संस्कृति से। इंडियन सोसाइटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के इन वैज्ञानिकों ने इबोगेन नाम की अफ्रीकी दवा से मॉर्फिन का विकल्प तैयार किया है। टोबरनेंथे इबोगा नाम के पौधे से तैयार होने वाली इस दवा को अफ्रीकी सदियों से नशे की लत छुड़ाने और पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। There is no replacement in the whole world. People use till now actually morphine. Now morphine it has lot of side effects, and morphine also has addiction properties, but there is no replacement. Now doctor actually, if this type of pain comes, then doctor actually see first the body physiological conditions and all these things, then prescribe the drug. Now in this condition, remember morphine basically given through intravenous injection or intracranial injection. डॉक्टर सुरजीत सिन्हा की पेन किलर दवा का असर तो मॉर्फिन जैसा ही है, लेकिन इससे मरीज के अंगों पर वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते जो मॉर्फिन लेने वाले कई मरीजों में देखे जाते हैं। पहले फेज की स्टडी के बाद दवा को पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है। जानकारों की राय में इबोगेन नशे की लत छुड़ाने में भी उतनी ही कारगर है। वैज्ञानिक अब इस दवा को और बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। यकीनन ये खोज दुनिया में करोड़ों लोगों को दर्द से दूर रखेगी, और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। देश भर के उत्साही विज्ञान फिल्म निर्माताओं और छात्रों की दिलचस्पी का केंद्र बन चुका 5वां राष्ट्रीय विज्ञान मेला इस महीने की 4 तारीख से लखनऊ में शुरू हो गया। इसका उद्घाटन जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली ने किया। विज्ञान प्रसार की ओर से हर साल आयोजित होने वाले इस फिल्म महोत्सव के जरिए देश में विज्ञान पर आधारित फिल्में बनाने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। एक तस्वीर 1000 शब्द बयां करती है, फिर एक चलती फिरती तस्वीर तो करोड़ों जहनों तक विज्ञान की रोशनी को पहुंचा सकती है।
राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेला यानी नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल इसी ख्याल के साथ चल रही एक कोशिश है। विज्ञान के प्रसार के लिए संस्कृति मंत्रालय की अगुवाई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स मिलकर हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं। 4 फरवरी को लखनऊ में मशहूर फिल्मकार मुजफ्फर अली ने इस साल के राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेले का उद्घाटन किया। मशहूर एक्टर अनिल रस्तोगी और यूपी में यूनिसेफ के इंचार्ज नीलोफर पजहेंट इवेंट के चीफ गेस्ट हैं। हर साल की तरह इस साल भी विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने वाली बेस्ट फिल्मों को बीवर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बार कुल 64 फिल्में अवार्ड्स की होड़ में हैं। मशहूर फिल्मकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सदस्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की अगुवाई वाली जूरी विजेता का फैसला करेगी। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय विज्ञान चलचित्र मेला, ये इसका आयोजन 4 से 8 फरवरी 2015 में हो रहा है और हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ देश भर से साइंस फिल्म मेकर्स आए हुए हैं। यहाँ प्रोफेशनल फिल्म मेकर भी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, स्कूल से भी बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने फिल्में बनाई हैं। तो एक बहुत साइंस फिल्म मेकर्स के लिए जो साइंस कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो विज्ञान, नेचर, प्रकृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही फिल्में हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और 152 फिल्में हमको पूरे देश से मिली, जिसमें करीब 64 फिल्मों का चयन किया गया है और इनको एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दिया जाता है जिसे हम बेवर अवार्ड बोलते हैं, नेशनल बेवर अवार्ड। ये गोल्डन, ब्रॉन्ज, सिल्वर कैटेगरीज में होता है। मेले में बीवर अवार्ड्स के तहत गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज पुरस्कार, कैश इनाम और सर्टिफिकेट तो दांव पर हैं ही, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक्स और एनिमेशन जैसी तकनीकी श्रेणियों में भी खास अवार्ड्स इस फेस्टिवल में दिए जाएंगे। देश भर की फिल्म से जुड़ी हस्तियां ही नहीं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, रामोजी फिल्म सिटी, यूनिसेफ और दूरदर्शन जैसी संस्थाओं के एक्सपर्ट भी इस फिल्म मेले का हिस्सा हैं। यानी मेले के दौरान न सिर्फ विज्ञान से जुड़ी बेहतरीन फिल्मों का मुजाहिरा होगा, बल्कि कैसे इन फिल्मों को बेहतर बनाया जाए, इस पर भी सार्थक चर्चा होगी। शोधकर्ताओं की अथक मेहनत और लगन की बदौलत भारत पिछले कुछ दशकों में रक्षा तकनीक में बेहतर होने के साथ साथ मिसाइल सुपर पावर के रूप में भी उभर चुका है। इसी कड़ी में डीआरडीओ ने 31 जनवरी को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, जिससे देश की मिसाइल ताकत और मजबूत हो गई है। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में लगातार तरक्की के कदम बढ़ा रहा भारत मंगल अभियान और रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लेकर अग्नि 5 मिसाइल तक अपनी स्वदेशी तकनीक का लोहा मनवा चुका है। खासकर अग्नि 5 मिसाइल के कामयाब परीक्षण ने देश की मिसाइल ताकत को और मजबूत बना दिया है। भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 का तीसरी बार सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की देखरेख में 31 जनवरी को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से इस मिसाइल की ऑटो लॉन्चिंग कामयाबी के साथ पूरी हुई। अग्नि 5 इस सीरीज की सबसे उन्नत मिसाइल है और ये नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन के लिहाज से कई नई तकनीकों से लैस है। अग्नि 5 के 3 चरण हैं और ये जमीन से करीब 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। परमाणु बम ले जाने में सक्षम अग्नि 5 जमीन से जमीन पर करीब 5000 किलोमीटर की रेंज में वार कर सकती है और इसकी जद में पूरा चीन और पश्चिम में यूरोप के सभी इलाके आते हैं। अग्नि 5 का विकास वर्ष 2009 में शुरू हुआ था और डीआरडीओ के मुताबिक इस वर्ष के अंत तक इसे सेना में शामिल कर लिए जाने की उम्मीद है। इससे पहले वर्ष 2012 और 2013 में डीआरडीओ इसके 2 सफल परीक्षण कर चुका है। हालांकि ये मिसाइल सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर ही हमले के लिए छोड़ी जा सकती है, लेकिन भारत को उम्मीद है कि अग्नि 5 का इस्तेमाल किसी जंग के लिए नहीं, बल्कि शांति और अमन चैन के लिए किया जाएगा। अगर किसी छिपकली या मेंढक के शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो खुद ब खुद बढ़ जाता है, लेकिन किसी इंसान या अन्य स्तनधारी जीवों के साथ ऐसा संभव नहीं है।
जरा सोचिए कि अगर इंसानी अंगों को भी सर्जरी के जरिए बदला जा सकता तो कितना अच्छा होता। कोची में डॉक्टरों की एक टीम ने यही कमाल कर दिखाया है। इस टीम ने देश में पहली बार तकनीक का कमाल दिखाते हुए दुर्घटना के शिकार एक व्यक्ति के दोनों हाथों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे हाथ कई तरह के काम को अंजाम देते हैं। खाना खाने से लेकर हमारे स्मार्टफोन के इस्तेमाल तक हाथ हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक दुनिया में किसी भी दूसरे जीव के मुकाबले इंसानी हाथों की बनावट और लचक कहीं बेहतर है। इसलिए जब केरल के रहने वाले 30 वर्षीय मनु अपने दोनों हाथ एक ट्रेन हादसे में गंवा बैठे तो जिंदगी से बेहद निराश हो गए। लेकिन मनु इस मुश्किल हालत से भी उबर गए। चिकित्सा विज्ञान के कमाल ने उनकी सोच बदल दी। कोच्चि के डॉक्टरों की एक टीम ने एक कामयाब सर्जरी को अंजाम देते हुए उनके दोनों हाथ फिर बहाल कर दिए। This is the first time a hand transplant is done in the Asian subcontinent, and probably the first where a hand transplant has been done in a non-white skin. You know, other skin has been always been white. So the importance of it that whenever hand is transplanted, your rejection is seen through the skin. So even we had telephone calls, we had a telephonic discussion from USA saying that this is the first case where a colored skin has been transplanted. So we have to document everything so that it will be a lesson for the world. So that way it has been unique. अभी तक तो हृदय और गुर्दे के प्रत्यारोपण से हम वाकिफ थे, लेकिन शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण अभी भी हमारे लिए अनसुनी चीज है। खासकर एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथों का प्रत्यारोपण तो एक बहुत मुश्किल सर्जिकल प्रक्रिया है। इसके तहत उस इंसान के हाथ दान में लिए जाते हैं जिसे ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद ये हाथ सर्जरी के जरिए जरूरतमंद को लगाए जाते हैं। मनु को उसके हाथ वापस मिल गए और इसके साथ ही पूरे एशिया के चिकित्सा विज्ञान में दोनों हाथों के प्रत्यारोपण की ये पहली कामयाब सर्जरी बन गई है। डॉक्टरों ने केरल के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इस प्रत्यारोपण को अंजाम दिया। मनु के दोनों नए हाथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और 3 से 4 महीनों में वो और बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। इस कामयाब सर्जरी ने भारतीय चिकित्सा विज्ञान का गौरव बढ़ाया है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हादसों के शिकार लोगों के अंगों का भी सफल प्रत्यारोपण हो सकेगा। इंसानों के पूर्वज कौन थे? इंसानी विकास का सच क्या है? एक अरसे से वैज्ञानिक इन सवालों के कारगर जवाब ढूंढने में लगे हैं। मानव जाति के विकास का पता लगाने में जुटे मानव वैज्ञानिकों को इजराइल से एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिससे पता चलता है कि होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव और विलुप्त हो चुके निएंडरथल्स एक साथ रहते थे और यह भी संभव है कि उनके बीच इंटरब्रीडिंग हुई थी। दुनिया में कोई कहानी इतनी दिलचस्प और हैरत अंगेज नहीं जितनी सोच सकने वाले जानवर यानी होमो सेपियंस यानी के इंसान के विकास की कहानी। कुदरत के साथ बदलाव और बचे रहने की काबिलियत की ये दास्तां करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुई। यहाँ के प्राइमेट्स यानी नर वानरों का एक समूह वक्त के कई चरणों के साथ बदलता रहा और एक दिन दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच गया। अभी तक माना जाता था कि अब लुप्त हो चुकी निएंडरथल प्रजाति आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस की सबसे करीबी पूर्वज थी। लेकिन इजराइल की मेनेट गुफा में मिला खोपड़ी का ये टुकड़ा कुछ और ही कहानी कह रहा है। 55,000 साल पुराना ये कीमती अवशेष इशारा कर रहा है कि इंसान और निएंडरथल मानव न सिर्फ एक ही वक्त पर इस धरती पर मौजूद थे, बल्कि दोनों के बीच इंटरब्रीडिंग यानी अंतर प्रजनन भी हुआ था। इस इंटरब्रीडिंग का एक सबूत ये है
कि यूरोपीय प्रजाति के लोगों में आज भी निएंडरथल मानव के डीएनए के अंश पाए गए हैं। इस खोपड़ी के टुकड़े को खोजने वाले तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस इंसान का ये अवशेष है उसका अफ्रीका छोड़ने वाले शुरुआती होमोसेपियंस से बेहद करीब का नाता रहा होगा। अफ्रीका से निकलने वाली यही आबादी बाद में यूरोप में भी फैली। इस खोज को ऐसी कड़ी माना जा रहा है जो अफ्रीकी आबादी को यूरोपियंस के इतिहास के साथ जोड़ती है। यही वजह है कि इस खोज को मशहूर विज्ञान पत्रिका नेचर में जगह दी गई है। कहते हैं नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं, लेकिन अगर बिना नेत्रदान के ही किसी जरूरतमंद की दुनिया रोशन हो जाए तो इससे बड़ी बात भला क्या होगी। जी हाँ, ऐसा मुमकिन हुआ है मोबाइल तकनीक की मदद से। अब आप सिर्फ एक स्मार्टफोन के कैमरे के जरिए किसी नेत्रहीन की आंखों की ज्योति बन सकते हैं। एक रिपोर्ट। खाने पीने की चीजों पर एक्सपायरी की तारीख देखने से लेकर किसी अपार्टमेंट में डोरबेल तलाशने तक रोजमर्रा के ऐसे कई काम हैं जिन्हें बिना आंखों के करना बेहद मुश्किल है। ऐसे नेत्रहीन लोगों की मुश्किलों का इकलौता समाधान नेत्रदान है। लेकिन अगर बिना नेत्रदान के ही आप किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं तो इतना लंबा इंतजार क्यों? जी हाँ, सिर्फ एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन की मदद से आप किसी की आंखों की ज्योति बन सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है बी माई आईज और आईफोन यूजर्स इसे मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे नेत्रहीन जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वे चाहें तो बी माई आईज ऐप के वॉइस ओवर फीचर के जरिए मदद हासिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन दुनिया भर के वॉलंटियर्स के साथ उनका लाइव वीडियो कनेक्शन स्थापित करता है जो कि रोजमर्रा के काम में मदद कर सकते हैं। बी माई आईज एप्लीकेशन हंस जॉर्गन वाइबर्ग ने तैयार किया है और इससे लाखों लोगों की मुस्कुराहट वापस आ सकती है। फिलहाल इसके रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स की तादाद 1,03,000 से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 8,500 नेत्रहीन आईफोन यूजर्स के मददगार साबित होंगे। इसके अलावा कंपनी इसके एंड्रॉइड संस्करण पर भी काम कर रही है। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। In the Maths Factor, we travel through time and space and see how maths has evolved and how it is a part of the world around us. Join us on Rajya Sabha Television. Watch the Maths Factor every Sunday at 8 AM. अंतरिक्ष यात्रा बाह्य अंतरिक्ष में एक बेहद साहसी और रोमांचकारी अनुभव का नाम है। इसमें एक आम इंसान तकनीक के सहारे आजाद उड़ान का रोमांच महसूस करता है। हालांकि इस दौरान चुनौतियां और खतरे भी कम नहीं। बाह्य अंतरिक्ष में खुद को सलामत रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से जूझना पड़ता है। आज के खोज खबर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल होता है अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन। स्पेस ट्रेवल भला किस इंसान का सपना नहीं होगा। लेकिन अनगिनत फिल्मों में अंतरिक्ष यात्री भले ही आपको सिर्फ एडवेंचर में मशगूल नजर आते हो, असल जिंदगी में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना होता है जिनके सामने हर कोई नहीं टिक सकता। क्योंकि धरती और इसकी ग्रेविटी से बाहर जिंदा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि बेहतर होती तकनीक के साथ अंतरिक्ष में इंसान का रहना भी आसान हुआ है, लेकिन हमारा सबसे बेहतर घर धरती ही क्यों है? ये आपको एक अंतरिक्ष यात्री से बेहतर
शायद ही कोई बता पाए। स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन में जिंदा रहने के जोखिमों को झेलने में स्पेस मेडिसिन अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करती है। इसी चुनौती के मद्देनजर एस्ट्रोनॉट्स को पहले 2 से 5 साल तक की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इस दौरान उन्हें मेडिकल उपकरणों के इस्तेमाल से लेकर अंतरिक्ष यान की मरम्मत तक सिखाई जाती है। स्पेस ट्रेवल के दौरान कई बार हालात बेहद कठिन हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग के दौरान इसी तरह के कई कृत्रिम हालात में डाला जाता है, जिससे वो वक्त पड़ने पर जान और मिशन दोनों को बचा सकें। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां खुद की साफ सफाई भी किसी चुनौती से कम नहीं है। नहाने और दांत साफ करने जैसे काम भी जीरो ग्रेविटी में टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री हमारी ही तरह टूथपेस्ट और टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंक के बजाय उन्हें कपड़े का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए साबुन और शैम्पू भी ऐसे तैयार होते हैं जिनसे बुलबुले तैयार ना हो। जीरो ग्रेविटी में तैरते एस्ट्रोनॉट्स देखने में अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन जीरो ग्रेविटी शरीर को कई नुकसान भी पहुंचाती है। जीरो ग्रेविटी से निपटने की कोशिश में ही अक्सर अंतरिक्ष यात्री स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें उल्टी, चक्कर, सिर दर्द और थकान जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ग्रेविटी की गैर मौजूदगी शरीर के कई अंगों को शिथिल कर देती है। शरीर के लिए संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। अक्सर अंतरिक्ष यात्रियों का दिमाग ऊपर और नीचे की दिशा तय नहीं कर पाता है। कई बार अपने ही हाथों और पैरों की स्थिति का अंदाजा लगाना भी कठिन हो जाता है। दिल के धड़कने की गति भी बढ़ जाती है। कई रिसर्च ये बता चुकी है कि अंतरिक्ष में अकेलापन और नींद न आने के चलते शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी घट जाती है। उन पर कीटाणुओं और एलर्जी के हमले का खतरा बढ़ जाता है। ये बात तो सिर्फ स्पेस ट्रेवल के दौरान की हुई। अंतरिक्ष यात्रियों को कई लंबे समय तक रहने वाले नुकसानों का भी जोखिम उठाना पड़ता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखती है, लेकिन अंतरिक्ष में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां घट जाती हैं। ज्यादा वक्त तक अंतरिक्ष में रहने से रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है और अंतरिक्ष यात्री दरअसल लंबे हो जाते हैं। इसके चलते उन्हें पीठ में दर्द या नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यह भी देखा गया है कि लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों की हड्डियों का कैल्शियम यूरिन के साथ बहने लगता है। इससे जरा से झटके या फिसलन से भी उनकी हड्डी टूटने का खतरा रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तकनीक के बढ़ते कदमों के साथ अंतरिक्ष में इंसान का रहना भी ज्यादा सुरक्षित होता जा रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनना अगर करोड़ों दिलों का सपना है, तो ये भी सच है कि इस काम में जोखिम भी कम नहीं। और आइए अब डालते हैं एक नजर इतिहास के आईने में इस हफ्ते विज्ञान के योगदान पर। देखते हैं हमारा नियमित सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। (1910) में सामने आने के करीब 75 साल बाद 9 फरवरी 1986 को धूमकेतु हैली अपनी कक्षा में उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां से वो सूर्य के सबसे करीब था। बुध और शुक्र की कक्षा के मध्य वो धूमकेतु उस बिंदु पर सूर्य से सिर्फ 8 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर था। पृथ्वी पर ज्ञात अब तक के सबसे वजनदार तत्व जस्ता का निर्माण 9 फरवरी 1996 को किया गया था। इसे पीटर आर्मब्रस्टर और सिगर्ट हॉफमैन के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय जांच टीम ने जर्मनी के डर्मस्टेट स्थित हेवी आयन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया था। इस तत्व का रासायनिक सिंबल Cn है और ये हाइड्रोजन से करीब 277 गुना ज्यादा वजनदार है।
अब तक के सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारकों में से एक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो के मिलान में हुआ था। द विजर्ड ऑफ द मेनलो पार्क के नाम से मशहूर एडिसन ने बिजली के बल्ब के साथ साथ फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन और मोशन पिक्चर कैमरे का भी आविष्कार किया था। इसके अलावा उन्हें पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना का श्रेय भी हासिल है। विकासवादी सिद्धांत के जनक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को यूनाइटेड किंगडम के शॉपशायर में हुआ था। हालांकि डार्विन को विकास के सिद्धांत के लिए तब कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके डार्विन के सिद्धांत से ये स्पष्ट है कि इस धरती पर मौजूद जीवन की सभी प्रजातियों के पूर्वज समान थे। डार्विन ने कहा था कि विकास प्राकृतिक चयन का नतीजा है, जिसमें अस्तित्व के संघर्ष में वही बचता है जो सबसे योग्य होता है। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। मुंबई में 1 फरवरी को कैंसर के खिलाफ मुहिम के तहत मुंबई के नौनिहाल जमकर दौड़े। 17 टेरी फॉक्स दौड़ में करीब 10,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। कैंसर के खिलाफ काम करने वाले कनाडा के टेरी फॉक्स की याद में ये दौड़ हर साल अलग अलग शहरों में आयोजित की जाती है। टेरी फॉक्स ने भी कैंसर रिसर्च के लिए पैसा जुटाने के मकसद से पूरे कनाडा में दौड़ लगाई थी और भारत में भी इस दौड़ का मकसद कैंसर के खिलाफ फंड इकट्ठा करना होता है। इस साल दौड़ के जरिए करीब 5 करोड़ रुपए जुटाए गए। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ में करीब 740 मीटर की गहराई पर एक अनोखी पारदर्शी मछली मिली है। मछली को तब खोजा गया जब व्हीलन्स आइस स्ट्रीम सब ग्लेशियल एक्सेस रिसर्च ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के 40 वैज्ञानिक अंटार्कटिका की रॉस आइस शेल्फ में ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अब तक पाई गई सबसे बड़ी मछली है और क्रम विकास में हीमोग्लोबिन खो देने के कारण पारदर्शी दिखती है, यानी आप इसके सभी अंगों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। मछली के भीतर खास ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए गए हैं जो इसे 0 डिग्री के नीचे के तापमान में भी जमने से बचाए रखते हैं। मिट्टी में पानी की मात्रा को मापने के लिए नासा ने सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव यानी स्मैप सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये उपग्रह 3 साल तक धरती की कक्षा का चक्कर लगाएगा और मिट्टी में मौजूद पानी का डेटा जमा करेगा। इस डेटा से सूखे और बाढ़ दोनों का अनुमान लगाना और ज्यादा आसान होगा। नतीजतन इन आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जा सकेगी। तो ज्ञान विज्ञान के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमें अपना फीडबैक और सुझाव भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।